Hello, friends. So today we have with us Dr. Nahid Dave, who has, after finishing the MBBS, did the post-graduation in psychiatry from the Sion Hospital, Mumbai. She's a gold medalist in Maharashtra University, trained in counseling techniques from Albert Ellis Institute. She conducts many mental health awareness and stress management talks all over Mumbai. So, especially, I've invited her today, friends, to just educate ourselves that what is depression and what is mental health. So, let's welcome Dr. Nahid Dave. Hi. Hi, Dr. Nahid. How are Hi. you? I'm absolutely fine, Khadija. Thanks for having me here. Yeah, thank you for removing the precious time because we are doing the Zoom session so that, we can save on time. Thank you so much for coming, Doctor. Not a problem, not a problem. Tell me. Yeah, All yours. yeah. थैंक यू सो मच तो डॉक्टर्स कुछ सवालात है जो मुझे जानने हैं कि कॉमन पब्लिक Hmm. जो डिप्रेशन वर्ड बहुत आम भाषा में यूज कर लेती है कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ डिप्रेशन का शिकार हूँ तो Hmm. व्हाट इज द रियल मीनिंग डॉक्टर ऑफ डिप्रेशन ओके। तो कैसे होता है कि ये बात आपने बहुत सही कही कि हर इंसान अपने आप को डायग्नोस कर लेता है डिप्रेशन के लिए, पर हम दूसरी बीमारियां नहीं अपने आप को डायग्नोस करते ना। मेंटल हेल्थ की बीमारियां हम गूगल पे देख के अपने आप को डायग्नोस करते हैं कि हाँ मेरे तो सिम्टम्स मैच हो रहे हैं या मुझे अपसेट लग रहा है, तो मैं बहुत आराम से ये वर्ड्स यूज कर देती हूँ। तो क्या होता है कि जब भी हमको कोई भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, वेन एवर देर इज एनी फॉर्म ऑफ एडजस्टमेंट, जैसे कि अगर जॉब चेंज है, लॉस है, ब्रेकअप है, रिलेशनशिप इश्यूज है, कोई भी अगर एडजस्टमेंट होता है, तो नॉर्मली वी से कि अप टू अ मंथ लगता है दिमाग को वो नई रियलिटी को एक्सेप्ट करने में। अप टू अ मंथ कैन बी गिवन। अगर उससे भी ज्यादा टाइम लगता है वो रियलिटी को एक्सेप्ट करने, तो प्रोबेबली यू कुड हैव सम मेंटल हेल्थ इश्यूज, बट दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। साइकेट्री में 200 के ऊपर डायग्नोसिस है, बट हम सिर्फ डिप्रेशन के बारे में ही बात करते हैं, और कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम रहा तो उसे डिप्रेशन ही बुलाते हैं, बट ऐसा नहीं है। डिप्रेशन में स्पेसिफिकली इंसान को एटलीस्ट 15 डेज से ज्यादा सिम्टम्स रहते हैं। अगर हमें सुबह से शाम में तकलीफ हो रही है, या अगर घर शिफ्ट करने में 3-4 दिन प्रॉब्लम हो गया, या नींद 2-3 दिन नहीं आई, या कुछ सुन लिया और डिस्टर्ब हो गए, तो उसको डिप्रेशन नहीं कहते। डिप्रेशन में एटलीस्ट 15 डेज मिनिमम सिम्टम्स कंटिन्यूसली रहना चाहिए। और कितना भी कोशिश करो, पॉजिटिव सोचो, वीडियो देखो, ऑडियो देखो, किसी भी तरह से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, तो उससे बाहर नहीं आ सकते। अब कितना कॉमन है डिप्रेशन कि हर 6 इंसान में, एवरी 1 in 6 people are going to have mental health issues sometime in their life. In fact, ओ deaths due to suicide नंबर 1 है इंडिया में in 2-3 years back. अभी we are at 17, and the highest rate is younger age group, यानी 17 से 24 के बीच में। तो नॉट ओनली अस, इवन आवर किड्स आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल। हम अक्सर सोचते हैं कि उसके पास तो सब कुछ है, हम सब कुछ देते हैं, सब प्रोवाइड करते हैं, उसको क्या जरूरत है डिप्रेस होने की। बट डिप्रेशन इज सीन एज अर्ली एज 10 years of age. I have treated 11-12 year old kids with depression, 12 year olds having ओ proper suicidal ideas. So this is a real ओ problem. और अगर हम सोचेंगे कि इसके बारे में नहीं सोचोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। दे आर रियल प्रॉब्लम्स एंड दे आर वेरी रैम्पेंट इन आवर सोसाइटी। ओके सो डॉक्टर ये जो डिप्रेशन का जो साइकियाट्रिस्ट ओनली इज द ट्रीटमेंट कैन द टॉक थेरेपी और कोचिंग और काउंसलिंग कैन हेल्प दीज काइंड्स ऑफ पेशेंट्स सी कैसे होता है पता है, क्या चीज कभी यूज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपका फ्रैक्चर हो जाए तो यू विल गो टू एन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। आप नहीं बोलेंगे मैं थोड़ा टाइम रुक के देखती हूँ फ्रैक्चर का क्या होता है। उसी ओके तरह से जब आप चाय बनाते हो तो पहले पानी डालते हो, फिर चाय की पत्ती डालते हो। हर चीज का टाइम परफेक्ट होना चाहिए। उसी तरह राइट जब आप एक्यूटली या मॉडरेटली या सिवियर इलनेस के अंदर हो, यानी अगर आपका डिप्रेशन सिवियर है या मॉडरेट है, बहुत ज्यादा हेल्पलेसनेस है, तो आपको साइकेट्रिस्ट को देखना ही पड़ेगा दवा लेने के लिए। पर दवा से आप सिर्फ एक स्टेबल फेज पे आओगे, एक स्टेबल फेज पे, ताकि उसके बाद काउंसलिंग की जाए। काउंसलिंग में सिर्फ मोटिवेशन, पेप टॉक या कॉमन सेंस की बातें नहीं की जाती, बट काउंसलिंग में आपको सिखाया जाता है कि आपका दुनिया को देखने का तरीका कैसा है, आपके थॉट प्रोसेसेस कैसे हैं। थोड़ा और सेल्फ अवेयरनेस लाई जाती है, और उस पे हम कैसे काम कर सकते हैं।
दवाइयाँ पर्सनालिटी पे नहीं काम करती, दवाइयाँ बीमारी पे काम करती है। और पर्सनालिटी की ओके। वजह से हमारे को साइकेट्रिक इलनेसेस होने के हम ज्यादा चांसेस होते हैं। यानी अगर हम बहुत सेंसिटिव है, बार कोई एक चीज हो गई, कुछ मन जैसा नहीं हुआ, उसके बारे में सोचते सोचते रह गए, बहुत ज्यादा फिक्र करने की हमारी पहले से पर्सनैलिटी है, तो हो सकता है कि एक पॉइंट आए कि हमारा ब्रेन कोई एक नई रियलिटी के साथ कोप ना कर पाए और हमको ये तकलीफ हो जाए। एब्सोल्यूट नहीं है कि हम्म। हर सेंसिटिव इंसान को साइकेट्रिक बीमारी होती है, बट चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो जो बेसिक पर्सनैलिटी है जिससे हमारी वल्नरेबिलिटी बढ़ी है, वो हम दवाइयों हम्म। से नहीं ट्रीट कर सकते, उसको काउंसलिंग से ही ट्रीट करना है। अगर माइल्ड इलनेस ओके। है, माइल्ड इलनेस है, न्यू फाउंड इलनेस है, तो कभी कभी सिर्फ काउंसलिंग से भी काम हो सकता है। बट दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। आप सिर्फ दवा लोगे और तो जब तक दवा लोगे तब तक ठीक रहोगे, बंद करोगे फिर तकलीफ हो जाएगी। आप सिर्फ काउंसलिंग लोगे तो थियोरी में सब समझ में आएगा, आप सही बात कर रहे हैं, पर उसको हम प्रैक्टिस में नहीं हम्म। ला पाएंगे। तो कौन से टाइम हम्म। पे क्या करना इम्पोर्टेंट है, और वो दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट और इक्वली इम्पोर्टेंट है। हम्म। सही बात बताई, मतलब बोथ वर्क हैंड इन हैंड, ऐसा वर्क समझू हैंड इन मैं? हैंड, यस। ओके। अच्छा डॉक्टर नाहिद, हमने पैनिक अटैक्स के बारे में भी आजकल हम बहुत सुनते हैं कि पैनिक अटैक्स आ गए, पैनिक अटैक्स, तो व्हाट आर दोस काइंड्स ऑफ अटैक्स पैनिक पीपल टॉक अटैक्स अबाउट? एक्चुअली डिप्रेशन से बहुत अलग है। पैनिक अटैक में ये होता है कि एक्यूट एंजाइटी, यानी जब हम एंजाइटी की बात करते हैं तो उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एक्सेसिव थिंकिंग, यानी कुछ एक चीज हुई तो हम एकदम एक्सट्रीम तक जाके वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो इमेजिन करके उसमें जीने लगते हैं। सेकंड, डर लगता है, लॉजिकली चीजें समझती है फिर भी डर 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 लगा रहता है पूरा टाइम। और थर्ड, फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, यानी कभी कभी ऐसा चेस्ट में टाइटनेस, या ऐसे सांस लेने में तकलीफ होगी, या एक 5-10 मिनट के लिए, मैक्सिमम आधे घंटे के लिए ऐसे हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, पसीना पसीना होना, ऐसा लगता है अभी मेरी जान निकल जाएगी। ये जो सिम्टम है ये पैनिक अटैक के होते हैं। पर ये सिम्टम, पहला डायग्नोसिस पैनिक अटैक नहीं होता। ऑब्वियसली आपने कार्डियक कॉजेस पहले रूल आउट कर देना चाहिए, यानी हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। वो रूल आउट करने के बाद पैनिक डिसऑर्डर का डायग्नोसिस होता है। पैनिक डिसऑर्डर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एंटिसिपेटरी एंजाइटी, यानी ये डर कि मुझे फिर से पैनिक अटैक ना आ जाए। तो भले पैनिक अटैक लाइफ में एक ही बार आया, पर हम पूरी जिंदगी डर में रहते हैं कि कहीं वापस वैसा ना हो जाए। ये यस डर यस बहुत यस। इंपॉर्टेंट रहता है। फिर हम अपनी एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करने जाते हैं कि अगर मैं अकेला वहां गया और मुझे पैनिक अटैक आ गया तो, मैं रात को अकेली सोई रही, मुझे पैनिक अटैक आ गया तो हम अपने मोबिलिटी, हमारा फ्रीडम खुद ही रिस्ट्रिक्ट करने लग जाते हैं। तो ऐसा लगता है मुझे पैनिक एग्जैक्टली। तो एक ही बार आया, पर उसके इफेक्ट्स कितने ज्यादा हो रहे हैं, तो उसके लिए क्योंकि ट्रीटमेंट जरूरी हो जाता है। मैंने पेशेंट्स को सुना है डॉक्टर के, वो हमेशा बोलते हैं ना कि मेरा कल का दिन कैसे जाएगा, बस ये हम्म। डर में वो आज भी नहीं जी पाते। सो व्हाट यू आर हाँ। सेइंग इज करेक्ट कि भले पैनिक अटैक एक बार आया हो, लेकिन लगता है कि जब दोबारा वापस आएगा बिल्कुल। तब क्या हो जाएगा या मेरा। अगर आप, जैसे आपने ये बोला कि कल के बारे में फिक्र होती है, अब ये कल क्या होने वाला है एक्चुअली शायद अच्छा भी जाए, पर उसके बारे में हम्म। सोच सोच के मैं अपना आज खराब कर रही हूँ, तो ये एक एंग्जाइटी का सिम्टम है। ओके ओके। अच्छा डॉक्टर, मुझे एक बात बताइए कि लोग जो है अक्सर ये साइकियाट्रिस्ट के पास आने से डरते क्यों है, मतलब दे डोंट वांट टू विजिट। या तो क्या इज इट अ फियर ऑफ मेडिसिन व्हिच इज होल्डिंग देम बैक? तो कैसा है इसमें, हमारी मूवीज ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है कि हम साइकेट्री को हमेशा पागलों के डॉक्टर, या ये या टर्म्स के साथ बहुत इजीली रिलेट करते हैं। ये एक रीजन है कि जैसे ही आप किसी को बोलो कि आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, तो पहला सवाल ये आता है कि मैं पागल हूँ क्या, या मेरा बच्चा पागल है क्या, क्यों ले जाए हम साइकेट्रिस्ट के पास, सब कुछ तो है उसके पास। अब क्या होता है कि हम्म। कुछ सालों पहले, कुछ सालों में 10-15-20 साल पहले, जो साइकेट्री की दवाइयों के बारे में जो आइडियाज है लोगों के, वो शायद सच भी थे कि नींद ज्यादा आती थी, और एक बार शुरू हुई तो हम्म। दवाइयां बंद नहीं होती थी, काफी साल लेना पड़ता था, ये सारी बातें सच थी। पर जिस तरह हम्म। हर चीज में प्रोग्रेस हुआ है, साइकेट्री की दवाइयों में भी बहुत प्रोग्रेस हुआ है। यानी अभी की दवाइयां बहुत रिहैबिलिटेटिव है, यानी ऐसा नहीं कि आप खा के अपना काम नहीं कर पाएंगे, बट खा के आप जल्द से जल्द अपनी नॉर्मल लाइफ पे आ पाएंगे। दैट इज द पर्पज ऑफ मेडिसिन, नहीं कि आप उसी तो के अंदर अटकते अटकते जाए। और शॉर्ट टर्म देते हैं, यानी दवा शुरू हुई, आपने काउंसलिंग शुरू की, काउंसलिंग सेशंस खत्म होते होते दवाइयां भी कम होके बंद हो जाती है, बहुत सारे पेशेंट्स की अच्छा। बंद होती है।
बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी है जिनकी नहीं बंद होती, पर मैक्सिमम लोगों की बंद होती तो लोगों को ये गलतफहमी है कि एक बार हमने दवाई खा ली तो वो कंटिन्यूअस लाइफ टाइम के लिए खानी पड़ेगी, है। नो राइट? नो नो नो, दिस इज नॉट ट्रू। ओके। और या तो डॉक्टर नाहिद, आप बता रहे थे कि मेडिसिन जो है वो मतलब डिसकंटिन्यू भी होती है मेजॉरिटी पेशेंट्स में, खाली सीवियर केसेस में ही वो कंटिन्यू रहती है, राइट? तो सिवियर नहीं, कौन सा डायग्नोसिस है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा 200 के ऊपर साइकेट्रिक इलनेस है, डिप्रेशन इज जस्ट वन ऑफ देम। तो आपको कौन सा इलनेस हम्म। है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी साइकेट्री में न्यूरोटिक साइकोटिक अलग अलग टाइप के इलनेसेस होते हैं। साइकोटिक इलनेसेस जो होते हैं जहाँ आपका रियलिटी से टच छूट जाता है, हेलुसिनेशंस होते हैं, डेल्यूजन्स होते हैं, उसमें दवाइयाँ बंद हम्म। होने के चांस कम होता है। फिर वो ओके। डायबिटीज ब्लड प्रेशर जैसा है कि आपको दवा लो और स्टेबल रहो, बंद किया तो तकलीफ फिर से होने लगती है। ओके। और डॉक्टर, आप ये बता सकते हैं कि मेडिसिन हमारे ब्रेन के ऊपर किस तरीके से काम करती है, मतलब? अच्छा, तो कैसा है कि हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है सेरोटोनिन। तो ये केमिकल का काम ओके। होता है, नॉर्मली कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हमको वो प्रॉब्लम में अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देना और हमको उसमें से बाहर निकालना। यानी जैसे हम अपने आप को समझाते हैं या कुछ चीज हुई तो उसको थोड़े टाइम बाद भूल जाते हैं, ये जो चीजें अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज होते हैं ये सारे काम करती हैं। कभी कभी ये केमिकल का डिसफंक्शन हो सकता है। अब ये डिसफंक्शन कोई छोटा छोटा स्ट्रेस बहुत टाइम से है इस वजह से हो सकता है, या कोई एक इवेंट से हो सकता है, और कभी कभी बिना किसी हम्म। वजह के भी हो सकता है। यानी ऐसे भी पेशेंट हैं जो बोलते हैं मेरे लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मुझे तकलीफ होती है। यानी मुझे डिप्रेशन हो गया, उनको डिप्रेशन के सारे सिम्टम्स रहते हैं विदाउट अ सिंगल हम्म। स्ट्रेसर, एक भी प्रॉब्लम नहीं, ना वो खुद फाइंड आउट कर अच्छा। सकते हैं। तो इट इज एंटायरली बायोलॉजिकल। जिस तरह आपको विटामिन की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं उसी तरह डिप्रेशन भी हो सकता है। यानी कल को मुझे भी हो सकता है, सब जानने के बावजूद भी आई एम नॉट फ्री ऑफ इट और इम्यून टू इट। इट कैन हैपन टू एनीबॉडी। तो उन तो इज इट सिचुएशन, हेरिडिटरी? नो हेरिडिटरी नो है, नो, मतलब है? हेरिडिटरी भी होता है, जेनेटिक लोडिंग ज्यादा होती है। यानी अगर आपकी फैमिली में कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है जिसको डिप्रेशन या साइकेट्रिक इलनेस है, आपको रिस्क हम्म। या चांस ज्यादा है, होगा ही ऐसा नहीं है, ओके। पर रिस्क ज्यादा होता है। अच्छा। So there are genetic factors, social factors, a lot of factors which come together, but overall serotonin का हम्म। डिस्फंक्शन की वजह से होता है। तो ये दवा वो डिस्फंक्शन को करेक्ट करती है। करेक्ट तो जल्दी ही हो जाता है, पर उसको कंटिन्यू दवा को एटलीस्ट 2-3 महीना करते हैं जब काउंसलिंग वगैरह चल रही है उतना टाइम, ताकि जब हम कम करके बंद करें तो फिर से वो तकलीफ ना हो। ये पर्पस होता है। ओ। ओके। तो हाँ, और ऐसा ओके। नहीं है कि दवाइयाँ हर बार लाइफ लॉन्ग ही चलनी है, बंद भी होती है, ओके। काफी लोगों की बंद होती है। और हर इंसान को 100% इम्प्रूवमेंट सिर्फ दवाइयों से नहीं आता। कुछ लोगों को 70-80% बेटर दवाइयों से लगता है, बचा हुआ 20-30 काउंसलिंग से होता है। कुछ लोगों को ओके। दवाइयों से 50% ही लगता है, बचा हुआ काउंसलिंग से होता है। कुछ लोग एंड तक 80-70-80% ही ठीक होते हैं। बट रिस्क बेनिफिट रेशियो अगर आप देखो तो मुझे साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना या दवा नहीं लेनी, ये सोच लेके मैं घर में तकलीफ में बैठूं वर्सेस 70-80% बेटर, इट्स अ बेटर बार्गेन। राइट, राइट, आई अंडरस्टैंड। और डॉक्टर, एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगी कि अगर सपोज हमारे कोई फ्रेंड है या रिलेटिव है, वो बहुत तकलीफ में है और हमें ये सब दिख रहा है कि इसको साइकियाट्र की जरूरत है, तो हम्म। उसको कैसे समझाए हम? कैसे उससे बात करें कि वो समझे? हाँ, देखो दो चीजें होती हैं। यूजुअली जो डिप्रेस्ड होता है ना, उनको खुद को समझ में आता है कि मुझे तकलीफें हो रही है, यानी उनको कन्विंस नहीं करना पड़ता कि तुम उदास हो, वो खुद ही हेल्प सीख ओके। करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप एक नॉन जजमेंटल ईयर दें, यानी बैठ के उनकी बातें सुने विदाउट उनको सोल्यूशन दिए हुए, हमारा नॉर्मल ऐसा होता है ना कि तुम्हारे को क्या कमी है, सब कुछ तो है, सब ठीक चल रहा है, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो। एंड या तो उनसे राइट, बुरे राइट। हालत में लोगों को दिखाते हैं, देखो उनको, वो तो तुम्हारे से बुरे हालत में रह रहे हैं, तुमको, तो इंसान को उदास होने की उदासी होने लगती है कि मैं उदास क्यों हूँ, उससे खुशी नहीं होती। तो राइट। अगर हम उसको एटलीस्ट सुने समझें उस बात को और बताएं, हर इंसान के कुछ फिक्स्ड आइडियाज होते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, दवाइयों के बारे में, हम्म। डॉक्टर्स के बारे में, तो वो अगर हम उनसे क्लियर करें तो इट बिकम्स इजियर।
कुछ लोगों को इंसाइट, इस चीज को हम इंसाइट बोलते हैं, ये चीज की समझ कि मुझे मेंटल हेल्थ इशू है नहीं रहती, यानी वो चिड़चिड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी पहले से बदल जाती है, पर उनको रियलाइज ही नहीं होता कि मुझे कोई चीज का प्रॉब्लम है। यहाँ पे मुश्किल आती है कि घर वाले बोलते हैं हमको पता है इनको प्रॉब्लम है, पर उनको नहीं लगता, तब मुश्किल आती है। तो फिर मुश्किल वो, आती है, उनको हाँ दिखाई तब, नहीं देता। हाँ जो वो खुद को इंसाइट नहीं होती तब मुश्किलात आती है। तो वो सिचुएशन में ऐसा है कि हम उनको कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभी किसी और तरीके से, कि अगर उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोई और तरीके से बोल के ले आए, फिर जब वो बात करते हैं साइकेट्रिस्ट से, तो वो धीरे धीरे खुद ही खुलने लगते हैं कि हाँ मुझे इस चीज का स्ट्रेस है वगैरह। और फिर उनको सजेस्ट करते हैं कि आप, राइट, अगर उनको फोर्स करो कि लो ही, तो वो और एजिटेट हो जाते हैं। तो उनको सजेस्ट करते हैं राइट, कि राइट। देखो, तो शायद चेंजेस आते हैं उनमें भी। तो ये बहुत अच्छी आइडिया है कि अगर हम उसको मतलब ये बोल के ले आए कि हेलो, हाँ कि आप डॉक्टर के पास चले, आपको डायबिटीज या ये सब रूटीन चेकअप, एंड इफ द पेशेंट फील्स कि मुझे एक हियरिंग ये मिला है, हम्म जहाँ पर कोई मेरी सुनता है, मुझे जज नहीं करता है, तो ऑटोमेटिकली पॉसिबल है इट कि वो बिकम्स ईजियर। अपने आप को उनको खोल दे। सजेशन देते हैं या कि या देखो ये भी प्रॉब्लम है, अगर आप चाहे तो इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ऐसा। या Yeah, Dr. Nahid Dave, it was really very insightful and thank you so much for giving us this much time. मुझे एक आखिरी क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए कि अगर लोगों को आपको कांटेक्ट करना है, डॉक्टर हम्म नाहिद दवे को, तो वो किस तरह से करें? एक्चुअली मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है इसके बारे में, कि मुझे ऐसा हम्म, लगता है आप जहाँ भी रहते हो अपने नजदीकी हम्म, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट को ढूंढो, बिकॉज फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसी जगह राइट। जाना चाहिए जहाँ आप हमेशा जा सको। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट है thoughtmatters.info। आप उस पे जाएंगे तो आप, मैं जहाँ जहाँ प्रैक्टिस करती हूँ और जो भी डिटेल्स है सब अवेलेबल है उस Thoughtmatter.info. इन्फो। यस Okay. Okay. So I'll put it on my this thing. यस यस। Okay. ओके, Doctor, thank you so much. Thank you so much for giving us the precious time. थैंक यू And it वेरी was really very helpful. Yeah, yeah, yeah. Thank you so मच। much. बाय।